नमस्कार। आज हम राज्य सूचना आयोग यानी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। ये वो संस्था है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्यों में मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बनाई गई है। बिल्कुल। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक नाम की संस्था नहीं है, बल्कि इसे काफी शक्तियां दी गई हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये आयोग असल में कितना शक्तिशाली है, इसकी संरचना कैसे इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करती है और आम नागरिक के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि राज्यों में अलग से इस आयोग की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग पहले से है। हाँ, ये सवाल तो है। इसकी सीधी वजह है पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। मतलब राज्य सरकार के अधीन हजारों कार्यालय, विभाग, निगम है। अब सोचिए हर छोटी बड़ी सूचना या शिकायत के लिए दिल्ली जाना पड़े तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो सूचना का अधिकार शायद वो कागजों तक ही सीमित रह जाता। राज्य आयोग इस अधिकार को जमीनी हकीकत बनाता है असल में। अच्छा, तो इसकी शुरुआत करते हैं इसकी बुनियाद से। जैसा आपने कहा, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत हर राज्य में इसका गठन अनिवार्य है। जी हाँ, अनिवार्य। ये एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करता है। इसका मुख्य काम है राज्य सरकार के अधीन आने वाले जितने भी लोक प्राधिकारी हैं, मतलब सरकारी दफ्तर, कंपनियां, निगम, यहाँ तक कि सरकार से अच्छी खासी वित्तीय मदद पाने वाली संस्थाएं भी, उनसे जुड़ी सूचना की अपीलों और शिकायतों को सुनना। सही कहा। ये एक तरह से राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार का कह लीजिए संरक्षक है, गार्डियन है। जब किसी नागरिक को लगता है कि उसे जानकारी नहीं दी जा रही, या मान लीजिए गलत जानकारी दी जा रही है, या तय समय में नहीं दी जा रही, तो वो इस आयोग का दरवाजा खटखटा सकता है। अच्छा। और ये संस्था सिर्फ शिकायतों का निपटारा ही नहीं करती, बल्कि ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि भाई सूचना देने की जो व्यवस्था है वो सुधरे। अच्छा, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि ये आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर सके? मतलब इसकी बनावट और नियुक्ति प्रक्रिया इसमें क्या भूमिका निभाती है? सुना है इसमें एक मुख्य आयुक्त और कुछ अन्य आयुक्त होते हैं। हाँ, इसकी संरचना पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त SCIC होते हैं और उनके साथ अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त SIC हो सकते हैं। अधिकतम 10? हाँ, अधिकतम। हालांकि दस्तावेज ये भी साफ करते हैं कि हर राज्य में आयुक्तों की ये संख्या अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर जगह 10 ही हों। अच्छा, मतलब राज्य की जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल, राज्य की जरूरत पर निर्भर करता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या ये सीधे सरकार के हाथ में होता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो स्वतंत्रता पर सवाल उठ सकता है। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। अच्छा। पहली कोशिश है स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की। समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन इसमें विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री भी सदस्य होते हैं। ओ, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है चयन में। जी। और अगर विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता ना हो तो? कई बार ऐसा भी तो होता है विधानसभाओं में। हाँ, उसका भी प्रावधान है। अगर विधानसभा में किसी को औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला है, तो जो सरकार के विरोध में सबसे बड़ा दल है, उसके नेता को समिति में शामिल किया जाता है। तो कोशिश यही है कि चयन प्रक्रिया में एक संतुलन बना रहे और किसी एक पक्ष का मतलब दबदबा ना हो। ये तो हुई चयन समिति की बात, लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति आयुक्त बन सकता है या इसके लिए कुछ खास योग्यताएं चाहिए होती हैं? नहीं, कोई भी नहीं बन सकता। इसके लिए स्पष्ट योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आयुक्त बनने वाले व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन में एक खास मकाम होना चाहिए, मतलब प्रतिष्ठित हो, एमिनेंट जिसे कहते हैं। जी। साथ ही उसे कानून, विज्ञान और तकनीक, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया या फिर प्रशासन और शासन जैसे क्षेत्रों का गहरा ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। काफी व्यापक क्षेत्र हैं ये तो। हाँ, मकसद ये है कि आयोग में अलग अलग क्षेत्रों की समझ रखने वाले लोग हों, ताकि वे विभिन्न प्रकार के मामलों को बेहतर ढंग से समझ सकें। इसके अलावा क्या उन पर कुछ पाबंदियां भी होती हैं ताकि वे निष्पक्ष रह सकें, मतलब कोई हितों का टकराव न हो? बिल्कुल, और ये पाबंदियां काफी सख्त हैं असल में। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अच्छा। वे कोई और लाभ का पद, जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, वो नहीं संभाल सकते। किसी राजनीतिक दल से उनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए और न ही वे कोई निजी व्यवसाय या पेशा कर सकते हैं। ये सारी शर्तें इसीलिए हैं ताकि उनके फैसलों में किसी भी तरह के भारी प्रभाव या व्यक्तिगत स्वार्थ की गुंजाइश न रहे। उनकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ सूचना के अधिकार के प्रति हो। ये योग्यताएं और पाबंदियां मिलकर वाकई एक स्वतंत्र ढांचा बनाने की कोशिश करती हैं। अच्छा, अब आते हैं इनके कार्यकाल पर।
ये कितने समय के लिए नियुक्त होते हैं? इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, या फिर उनके 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए। 5 साल या 65 इयर्स? जी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पुनर्नियुक्ति मतलब रीअपॉइंटमेंट उसके पात्र नहीं होते। यानी एक बार कार्यकाल पूरा होने के बाद वे दोबारा उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच है, जैसा कि हमारे दस्तावेज इशारा करते हैं। क्या एक राज्य सूचना आयुक्त मतलब SIC बाद में मुख्य सूचना आयुक्त SCIC बन सकता है? हाँ, ये संभव है। ये एक अपवाद है। एक SIC को पदोन्नत करके SCIC बनाया जा सकता है। अच्छा। लेकिन यहाँ भी एक सीमा है। उनका कुल कार्यकाल यानी SIC और SCIC दोनों पदों पर मिलाकर 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। ओह अच्छा, कुल 5 साल ही। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि वे 5 साल SIC रहें और फिर 5 साल SCIC बन जाएं। अधिकतम सीमा 5 साल ही रहेगी, दोनों मिलाकर। कार्यकाल की सुरक्षा तो है, लेकिन क्या उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? अगर हाँ, तो किन परिस्थितियों में और कैसे, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी कठोर है, जो फिर से उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षा देती है। राज्यपाल कुछ खास आधारों पर उन्हें हटा सकते हैं। जैसे कि अगर वे दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट घोषित हो जाएं, या अगर उन्हें किसी ऐसे अपराध में दोषी ठहराया गया हो जिसमें राज्यपाल की नज़र में नैतिक अधमता मतलब मॉरल टर्पिट्यूड शामिल हो, या फिर अगर वे अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी और संवैधानिक नौकरी मतलब पेड एम्प्लॉयमेंट में लग जाएं। अच्छा। या अगर राज्यपाल को लगे कि वे मानसिक या शारीरिक अक्षमता, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी के कारण पद पर बने रहने लायक नहीं है। ठीक है। या फिर एक और आधार है, अगर वे कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हिट फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट साध लेते हैं जिससे उनके आधिकारिक कामकाज पर बुरा असर पड़ने की संभावना हो। ये तो हुई कुछ स्पष्ट परिस्थितियां, लेकिन एक और आधार का अक्सर जिक्र होता है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये क्या है और इस आधार पर हटाने की प्रक्रिया क्या है? ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, ये सबसे गंभीर आधार है और इसकी प्रक्रिया भी सबसे जटिल है। अगर SCIS या SIC पर सिद्ध कदाचार या अक्षमता का आरोप लगता है तो राज्यपाल सीधे उन्हें हटा नहीं सकते। अच्छा, तो फिर कैसे? उन्हें इस मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजना होता है। सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरी जांच करता है और अगर जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि हटाने का कारण सही है और वो ऐसी सलाह देता है, तभी राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं, वरना नहीं। यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। क्या कदाचार की कोई परिभाषा भी दी गई है? मतलब किस तरह का व्यवहार कदाचार माना जाएगा? हाँ, दस्तावेज में कदाचार का एक उदाहरण दिया गया है। अगर आयुक्त राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में किसी भी तरह से शामिल होते हैं या उसमें रुचि रखते हैं या उसके लाभ में हिस्सेदार बनते हैं। अच्छा, मतलब कोई सरकारी ठेका वगैरह? हाँ, बिल्कुल। सिवाय इसके कि वे किसी कंपनी के सदस्य के तौर पर अन्य सदस्यों के साथ समान रूप से भागीदार हों, उसे छोड़कर अगर व्यक्तिगत लाभ उठाया तो इसे कदाचार माना जाएगा। ये सुनिश्चित करता है कि वे सरकारी ठेकों आदि से व्यक्तिगत लाभ न उठा सकें। ये कठोर प्रक्रिया वाकई महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि आयुक्तों को मनमाने ढंग से हटाने से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका शायद सबसे ज्यादा असर पड़ता है, आयोग की शक्तियां और कार्य। ये आयोग असल में कर क्या सकता है? इसके पास क्या ताकतें हैं? बिल्कुल, यही आयोग का दिल है, कह सकते हैं। इसके काम और शक्तियां ही इसे प्रभावी बनाती हैं। सबसे पहला और मुख्य काम है नागरिकों से शिकायतें लेना और उनकी जांच करना। ये शिकायतें कई तरह की हो सकती हैं। जैसे कि किन मामलों में कोई नागरिक आयोग के पास जा सकता है? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, बिल्कुल। कई स्थितियों में। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी विभाग में जन सूचना अधिकारी यानी PIO ही नियुक्त नहीं है। अब नागरिक आवेदन कैसे जमा करेगा? सही बात है। ऐसी स्थिति में वो आयोग से शिकायत कर सकता है। या फिर किसी ने सूचना मांगी और उसे देने से साफ इनकार कर दिया गया। या कानून में तय समय सीमा है, आमतौर पर 30 दिन, उसके अंदर जवाब ही नहीं मिला। ये तो बहुत आम शिकायत होगी। हाँ, काफी आम है। या फिर नागरिक को लगता है कि सूचना देने के लिए जो फीस मांगी जा रही है वो बहुत ज्यादा है, अनुचित है। अच्छा, फीस पर भी? जी।
या अगर जो सूचना दी गई है वो आधी अधूरी है, गुमराह करने वाली है या सरासर झूठी है, या फिर सूचना पाने के अधिकार से जुड़ा कोई भी और मामला हो। यानी दायरा काफी व्यापक है। क्या आयोग सिर्फ शिकायत आने पर ही काम करता है या खुद से भी कोई कदम उठा सकता है, मतलब अपनी पहल पर? नहीं, वो खुद से भी कदम उठा सकता है। इसे कहते हैं स्वतः संज्ञान लेना या सुओ मोटो पावर। अगर आयोग को लगता है कि किसी मामले में जांच करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो वो खुद ही जांच का आदेश दे सकता है। जरूरी नहीं कि कोई शिकायत करे ही। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। और जब आयोग जांच करता है तो उसके पास क्या शक्तियां होती हैं? क्या वो सिर्फ कागज देखकर फैसला करता है या कुछ और भी कर सकता है? नहीं, यहीं पर आयोग की असली ताकत दिखती है। जांच करते समय आयोग को दीवानी अदालत, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। दीवानी अदालत की मतलब इसका मतलब है कि वो किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर बुला सकता है, उसे हाजिर होने के लिए मजबूर कर सकता है। अच्छा, उसे शपथ पर मौखिक या लिखित बयान देने और दस्तावेज या कोई चीज पेश करने के लिए बाध्य कर सकता है। जरूरी दस्तावेजों को मंगवा सकता है, उनकी तलाशी ले सकता है और उनका निरीक्षण कर सकता है। शपथ पत्र, एफिडेविट पर सबूत ले सकता है। किसी भी अदालत या सरकारी दफ्तर से सार्वजनिक रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड मंगवा सकता है। गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी कर सकता है और ऐसे अन्य काम कर सकता है जो कानून द्वारा निर्धारित हों। ये तो वाकई किसी अदालत जैसी शक्तियां हैं। इसका मतलब है कि आयोग सिर्फ सिफारिशें नहीं करता, बल्कि गहराई से जांच कर सकता है, सबूत जुटा सकता है। बिल्कुल। और एक और बेहद महत्वपूर्ण शक्ति है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जांच के दौरान आयोग किसी भी लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी के नियंत्रण में रखे किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। किसी भी रिकॉर्ड की? हाँ, किसी भी। बस सबसे खास बात यह है कि उस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर आयोग से छुपाया नहीं जा सकता। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि ये गोपनीय है। नहीं, कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि ये गोपनीय दस्तावेज है, इसे नहीं दिखाएंगे। अगर आयोग जांच के लिए जरूरी समझता है तो उसे वो रिकॉर्ड देखना ही होगा। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार है, सोचिए। ये वाकई बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा, जांच हो गई। अब मान लीजिए आयोग पाता है कि नागरिक की शिकायत सही थी या सूचना देने में कोताही हुई है, तो फिर आयोग क्या कदम उठा सकता है? क्या सिर्फ कह सकता है कि जानकारी दे दो? नहीं, सिर्फ कहना नहीं। तब आयोग के पास लोक प्राधिकारी से अपने फैसलों का पालन करवाने की शक्ति होती है। वो कई तरह के निर्देश दे सकता है। जैसे क्या क्या निर्देश? जैसे नागरिक को उस खास तरीके से जानकारी मुहैया कराने का आदेश देना जिस तरह से उसने मांगी थी, अगर वो संभव हो तो। अगर पीआईओ नियुक्त नहीं है तो तुरंत नियुक्त करने का निर्देश देना। कुछ खास तरह की जानकारी या जानकारी की श्रेणियों को स्वतः ही प्रकाशित करने का आदेश देना, ताकि लोगों को बार बार पूछना ना पड़े। मतलब प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। अच्छा, ये भी? हाँ, सरकारी रिकॉर्ड को कैसे रखा जाए, उनका प्रबंधन कैसे हो और उन्हें कब नष्ट किया जाए, इन प्रक्रियाओं में जरूरी बदलाव करने का निर्देश देना। अधिकारियों को आरटीआई कानून पर और बेहतर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करने को कहना। ये सब तो व्यवस्था सुधारने वाले कदम है। क्या आयोग किसी तरह का हर्जाना या जुर्माना भी लगा सकता है? आवेदक को कोई राहत? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। आयोग लोक प्राधिकारी को आदेश दे सकता है कि वो आवेदक को हुए किसी नुकसान या अन्य हानि के लिए मुआवजा दे। मुआवजा भी? जी। और इससे भी बढ़कर आयोग दोषी जनसूचना अधिकारी पीआईओ पर जुर्माना, पेनल्टी लगा सकता है। जुर्माना? कितना? यहाँ नोट 5 का जिक्र आता है। ये जुर्माना 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से लगाया जा सकता है जब तक जानकारी नहीं दी जाती, और इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये तक हो सकती है। 250 रुपये रोज, अधिकतम 25,000। हाँ, और आयोग सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश भी कर सकता है संबंधित विभाग को। 25,000 रुपये का जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश, ये तो अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए काफी मजबूत कदम लगते हैं। निश्चित रूप से ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि कानून का उल्लंघन करने पर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि ये भी है कि आयोग आवेदन को अस्वीकार भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि शिकायत में दम नहीं है। ठीक है। इन सब शक्तियों के अलावा क्या आयोग की कोई रिपोर्टिंग जिम्मेदारी भी है? मतलब वो किसको रिपोर्ट करता है अपने काम के बारे में? हाँ, बिल्कुल है। आयोग हर साल राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपता है। वार्षिक रिपोर्ट? जी, एनुअल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि राज्य में आरटीआई कानून का कार्यान्वयन कैसा चल रहा है,
क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या सुधार हुए हैं वगैरह। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के पटल पर रखती है। अच्छा, मतलब विधायकों के सामने भी ये बात आती है। हाँ, इससे विधायकों को भी पता चलता है कि कानून जमीन पर कितना उतर रहा है। पारदर्शिता का एक और स्तर है ये। और अगर कोई सरकारी विभाग लगातार कानून का पालन ना कर रहा हो तो बार बार शिकायतें आ रही हों, ऐसी स्थिति में आयोग उस विभाग को सुधारात्मक कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है। मतलब सुझाव दे सकता है कि आप ये चीजें बदलिए ताकि कानून का पालन हो सके। ये दिखाता है कि आयोग का काम सिर्फ व्यक्तिगत मामलों को निपटाना नहीं है, बल्कि वो व्यवस्था में सुधार लाने की भी प्रयास करता है। वो एक तरह से सिस्टम को बेहतर बनाने का सुझाव भी दे सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो राज्य सूचना आयोग एक काफी शक्तिशाली संस्था के रूप में उभरता है। इसकी संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया इसे स्वतंत्रता देने की कोशिश करती है और इसके पास जांच करने, ऑर्डर्स देने और यहाँ तक कि दंडित करने की भी शक्तियां हैं। ये राज्य स्तर पर नागरिकों के लिए सूचना तक पहुंच का एक अहम जरिया है, इसमें कोई शक नहीं। पहली बात आती है जो इन दस्तावेजों से उभरती है, भले ही सीधे शब्दों में न कही गई हो। क्या बात? वो ये कि कानूनी शक्तियां होना एक बात है और उनका जमीनी स्तर पर असरदार होना, इफेक्टिव होना, वो दूसरी बात है। अच्छा, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि आयोग की वास्तविक प्रभावशीलता, उसकी रियल इफेक्टिवनेस, कई और चीजों पर निर्भर करती है। जैसे कि? जैसे आयोग को अपना काम करने के लिए कितने संसाधन दिए जाते हैं, मतलब कर्मचारी, बजट, दफ्तर, टेक्नोलॉजी वगैरह। हाँ, ये तो जरूरी है। फिर क्या सरकारें आयोग की रिपोर्टों और सिफारिशों को गंभीरता से लेती हैं? क्या उन पर अमल होता है? ये वो सिर्फ रिपोर्ट बनकर रह जाती हैं? ये भी अहम है। और शायद सबसे जरूरी, आम नागरिकों में इस आयोग के बारे में, इसके पास जाने के तरीकों के बारे में कितनी जागरूकता है? कितने लोग जानते हैं कि ऐसी कोई संस्था है जहां वो जा सकते हैं? तो श्रोताओं के लिए विचार करने लायक सवाल ये है, और शायद यही हम आज की बात खत्म कर सकते हैं, कि कानून में इतनी सारी शक्तियां दर्ज होने के बावजूद राज्य सूचना आयोग जमीनी हकीकत में कितना प्रभावी हो पाता है और इसकी प्रभावशीलता किन बाहरी कारकों पर टिकी होती है। ये हमें सिर्फ कानूनी प्रावधानों से आगे बढ़कर उनके वास्तविक अमल की जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।